तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कि आपके जो और भी विचार हैं शिक्षा से संबंधित या वर्ण व्यवस्था से संबंधित, जहाँ पे आपने कहा था कि जो हमारे संस्कृत विद्यालय हैं वहाँ पर भी हमारे जो ब्राह्मण वर्ण समाज की व्यवस्था के जो बच्चे हैं उनको जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ताकि वो हमारे देश में जो हमारा जाति धर्म है उसका भी प्रचार प्रसार कर सकें। और कहीं ना कहीं जो लोग विमुख हो रहे हैं और इसमें आधुनिकता के दौर में जो है कहीं ना कहीं अपने सारे संस्कार भूल रहे हैं, उन संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए ये हमारे लिए मददगार हो सकता है। तो इस पर हम जरूर आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारा मतलब ये कहने का है कि हमारी सरकार जो है, हमारी संस्था ही एक संस्कृत विद्यालय खुलवाया। संस्कृत विद्यालय आज से चला रहा है, तो उसमें चला रहा है, तो उसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उसमें संस्कार सिखाया जाता है, पढ़ाया तो जाता है ना, उसमें संस्कार सिखाया जाता है। संस्कार में क्या सिखाया जाता है, जैसे आपका ब्याह पद्धति, ब्याह कैसे होता है, एक आपका मुंडन, एक बरवा, बरवा कैसे होता है, बरवा पद्धति पढ़ाई जाती है। नेव पूजन पद्धति पढ़ाई जाती है। गृह प्रवेश पद्धति पढ़ाई जाती है। गृह प्रवेश घर का कैसे नया मकान बन गया तो गृह प्रवेश पंडित आएगा, पूजा कराएगा, किससे क्या मंत्र वास्तु भी पढ़ाया जाता है? हाँ, वास्तु दोष भी पढ़ाया जाता है। मकान का कैसे आंगन है, कैसे किचन है, कैसे बाथरूम है, कैसे नहानी है, कैसे कौन दिशा में होना चाहिए, वो तो एक पत्रा के हिसाब से ब्राह्मण लोग निकाल करके बता देते हैं कि ऐसे इसमें सिस्टम होना चाहिए। तो ब्राह्मण अगर ज्ञानी है, संस्कृत पाठशाला से पढ़ा हुआ है, तो पत्रा भी पढ़ लेगा। वेद भी 4 वेद है, 4 का वेद के भी खंडन करके पढ़ लेगा। अब पढ़ करके आपकी जनता के बीच जब जाएगा तो सब कुछ बताएगा। और जब पढ़ा ही नहीं है तो आज हमारे बिरादर भाई बहुत ढोंगी हो रहे हैं। जो भगवान का कपड़ा भगवा है, ये जो भगवान का कपड़ा है वो भगवा है, तो भगवान का कपड़ा कभी लाज नहीं लगते हैं और डरते नहीं हैं। ये लाल कपड़ा पहन करके झूठ बोलते हैं। कर्म कराओ, कर्म का पैसा लो जी। ईश्वर को डरो, भगवान को डरो। ये लाल कपड़ा पहन के गए हो किसी के दरवाजे तो मंत्र सही सही उपचार करो। अगर जो मंत्र आपको नहीं आता है वो मंत्र का उपचार करने गलत मत जाओ, ताकि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर देख रहा है, तो ईश्वर इसलिए देख रहा है कि आप संस्कृत विद्यालय में गए नहीं। बिल्कुल सही बात। आधे इंटर कॉलेज सरायकिल में पढ़ करके पंडित हो गए। जब पंडित हो गए तो तिलक चंदन लगा लिया, भगवा टीका लगा लिया, भगवा कपड़ा पहन लिया। तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि जन्म से ब्राह्मण होना तो एक बात है कि भाई आप एक ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया है, आपके नाम के आगे जो है ब्राह्मण लगा हुआ है या उससे उस वर्ण से व्यवस्था जो है जो आपका सरनेम लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर आपको अपने उस पद्धति का ज्ञान नहीं है, आपको अपने जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप वहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़े हुए एक सरकारी स्कूल से या मान लिया आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े और फिर आप जो है आप जाकर आप तिलक विलक लगा के आप पंडित जी बन जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी तो है, जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर हम ये कहना चाहेंगे संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्थाएं जो है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। कुछ बनारस के हैं जैसे यहाँ पे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हैं जो बस नाम के लिए चल रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसे हैं जो हमारे गांव के विद्यालय, संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पे सरकार सब कुछ दे रखी है। कपड़ा भी देती है, साबुन भी देती है, बिस्तरा भी देती है, भोजन भी देती है, विद्या भी देती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं संस्कृत विद्यालय से, वहाँ पे शिक्षित मास्टर रखे गए हैं, अब तो वो पढ़ाएंगे। अगर अशिक्षित मास्टर भी नियुक्ति की गए हैं, घूस दे करके नियुक्ति की दी है, तो उनको संस्कृत आता ही नहीं है, तो संस्कृत वो पढ़ाएंगे क्या? तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो वो भी खाना खाएं का अपना झाड़ू पोछा किए और जाकर बढ़िया आराम से वो भी सो गए। वो भी अपना काम बच्चों को दे दिए, बच्चों धोल दो, ये काम करना है, ये झाड़ू पोछा करना है। तो आज है बच्चों का काम जी, मतलब झाड़ू नहीं लगाना चाहिए बच्चों से। जब झाड़ू दाई लगा रही है या चपरासी लगा रहा है तो बच्चे से तो ज्ञान से चले न गया। भोजन उसका कढ़ाई नहीं पकाना, चाय गुरु जी को नहीं देना है भाई, चाय वाली नौकर लगी गुरु जी का चरण छुएगा। बच्चा हमारा गुरु का चरण छुएगा, गुरु का डरेगा, गुरु से प्रश्न पूछेगा, गुरु जी ये क्या है, ये राम रूप है या श्याम रूप है या बालक रूप है कि हरि का रूप है? या रूप हमको याद करने के मास्टर साहब कहे थे, तो मास्टर साहब ने कहे थे हमको अब अटक गए हैं, हरि का रूप
बालक का रूप, राम का रूप। तो भाई राम का रूप नहीं आता है, गुरु जी हमको बताइए इसका कैसे हम पढ़ें। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि खासकर जो बच्चे कभी कभी जिनके मन में होता भी है संस्कृत विद्यालय जाकर जो है अपने वेदों को पढ़ने का, लेकिन उनके मन में ये डर होता है कि आधुनिकता के इस दौर में जैसे अंग्रेजी हो गई या कंप्यूटर हो गया, इन सब की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और जिन्हें हम कहते हैं आधुनिकता के समय में कि दुनिया आगे बढ़ रही है कंप्यूटर से और अंग्रेजी के माध्यम से, तो उसमें तो संस्कृत विद्यालय के बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो इसके बारे में आपको क्या विचार? नहीं तो हमारा फोन आएगा, हमारा कर्म ही ब्राह्मण का कोई ऐसा नहीं था। हम लोगन का मतलब साधारण जीवन जीते थे। आज ये मोबाइल आया है, आज ये कंप्यूटर आया है, आज ये लाइट आई है, हमारा आज ये पक्का मकान आया। हम ब्राह्मणों को तो बढ़िया एक झोपड़ी थी, एक बंगला था। हम ब्राह्मणों का कोई एक मतलब ये सब नहीं था। हम लोगन के ज्ञान ही सबसे बड़ा था। भगवान की मंदिर में जाकर सेवा कराना, घर घर पूजा कराना, भगवान का राम कीर्तन कराना। ये हमारा मोबाइल का नहीं है, ना टीवी से हमारा कोई लेन देन है, कंप्यूटर से लेन देन है। हमारा ये रहा कि हम अपने भगवान का नाम जागृता कराएं, हर घर जाकर के कथा सुनाएं, भागवत सुनाएं, वर विवाह पद्धति बताएं कि ऐसे सिस्टम चलने से और राम कीर्तन करने से आपका कल्याण होगा, अच्छे से आपका पार होगा। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के घर में लड़ाई टिंटा चल रही है, तो भगवान का भजन कीर्तन कराने से, सत्यनारायण की कथा कराने से, भागवत कराने से उसको दुख दलित बाधा दूर होती है। प्रभु का आज भी सत्य हैं धरती पे, निवारण करते हैं। उनको कोई आज अनंत है, उनका अनंत नाम है और आज उनका अंत भी नहीं है। वो दर्शन भी देते, आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। वो मनुष्य रूप में कहीं आ जाते हैं, कहीं जानवर रूप में आ जाते हैं, कहीं किसी रूप में हवा बतास रूप में आ जाते हैं। आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। कहीं कोढ़ी को रूप धरते हैं, कहीं पत्थर में आ जाते हैं, कहीं जल में आ जाते हैं, कहीं हवा में आ जाते हैं, कहीं पेड़ में आ जाते हैं। आज अनंत यारी कथा अनंत है, उनकी कथा अनंत है। हम थोड़ा सा हमारे पास छोटे छोटे भाई भी हैं। हम चाहेंगे हर्षित आप आगे आइए। तो हम हर्षित से जानना चाहेंगे, जैसे कि आप हर्षित जब भी हम लोगों के साथ बैठे हुए थे तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जिन चीजों पे बात की, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि आप बचपन से जो कृषि खेती देख रहे हैं, क्या आगे बड़े होके आप भी कृषि या खेती से ही जुड़े रहना चाहते हैं या फिर इससे आगे बढ़कर किसी बड़े शहर जाके नौकरी करना चाहेंगे? हम किसी खेती में जुड़े रहना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सराहनीय बात है और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है इसको आप कृषि के क्षेत्र में ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो और दूसरी चीज, जब हम संस्कृत विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं, संस्कृत ब्राह्मण के बच्चे हैं, संस्कृत का ज्ञान भी आपको होगा। लेकिन अभी जो जिस शिक्षा पद्धति में आप पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आप मैथ भी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, आप हिंदी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको वो जो ज्ञान है संस्कृत का, इसके बारे में भी कुछ ज्ञान दिया गया है आज तक? आपको अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं दिया। तो क्या आपको उत्सुकता होती कभी कभी जानने की कि जब घर में सत्यनारायण कथा होती है, पंडित जी आते हैं, वो मंत्र कराते हैं, हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, स्थापना कराते हैं, तो आपको उत्सुकता होती सीखने हाँ, की? करती है। तो आपको कोई मंत्र आता है? कोई मंत्र याद किया आपने? नहीं। भगवान गणेश जी का आरती आती है आपको? कौन सी? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विजयारे विंदे भवन भवानी सतम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है ब्राह्मण का श्लोक मंत्र है। ऐसे छोटे बच्चे एक एक मंत्र अगर याद करके बताएं तो इनका समाज में प्रतिष्ठा होगी कि यार ये छोटा बच्चा आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज एक सुनाया, अभियान 4 सुनाएगा। आइए हम अपने दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। इनको हम लोग गोलू मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका क्या नाम है? गोलू मिश्रा। गोलू मिश्रा ही इनका नाम है। तो गोलू जी, आप बताइए कि आप जैसे कि अभी इस चर्चा को सुन रहे थे, तो इसमें आपने क्या सीखा? आपको क्या लगता है कि जो कृषि की बात हमने की, वो आप भविष्य में कृषि क्षेत्र में जुड़े रहना चाहते हैं या फिर आप भी आगे जाकर किसी बड़े शहर में नौकरी करना ज्यादा पसंद करेंगे? कृषि क्षेत्र में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छी लगता है। अच्छा लगता है। और दूसरा वही प्रश्न जो हमने उनसे पूछा था, आपसे भी पूछेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, है ना? मान लीजिए आप जिस भी शिक्षा पद्धति से पढ़ते हैं, उस शिक्षा पद्धति में आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो क्या अगर आपको मौका मिले तो आप शिक्षा पद्धति, संस्कृत विद्यालय की शिक्षा पद्धति से पढ़ना
चाहेंगे? हाँ, क्योंकि हमको सब चीज पढ़ना है ना। सब कुछ पढ़ना है, मतलब आपको ढेर सारा ज्ञान चाहिए, जहां से ज्ञान मिले सब बटोरते चलिए। आपको कोई मंत्र आता है? कौन? ओम भूर्भुवः सत्तुर्यं भार्गो देवः प्रचोदयात्। माँ गायत्री मंत्र का जो है इन्होंने पूरा पूरा यहाँ पे उच्चारण किया है। आइए हमारे पास तीसरे बालक हैं यहाँ पे। कुछ भी आएगा, कुछ बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण धन। चिट्ठी तो पढ़ता है, हो कुछ पढ़ते ब्राह्मण के बच्चे हो, आगे बढ़ो। ऐसे पकड़ लिए। तो आइए हमारे पास ये छोटे बालक हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है। आप बताइए, जैसे कि जितना हमें जानकारी कि आपके पिताजी कृषि में तो हैं ही, साथ में उसके अलावा वो व्यापार में भी हैं, तो आप पिताजी के साथ उनके व्यापार में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर कृषि क्षेत्र में आपको रुझान मिल जाता है? कृषि क्षेत्र में करना चाहते हैं। कृषि में ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप कृषि जो आपका रुझान आए? उसमें खेती है अपना, मतलब अपनापन लगता है कि भाई अपनी मिट्टी है, अपना खेत है, अपनी मातृभूमि है, उससे जुड़े रहने का आपको मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप भी, वही प्रश्न है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़े हैं, तो आपको कोई मंत्र आता है? जय गणेश। हाँ बताइए। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया दंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोई मूस की सवारी। तो यहाँ पे उन्होंने, हमारे जो छोटे भाई हैं, इन्होंने जो है हमें भगवान श्री गणेश की आरती जो है उसकी कुछ लाइनें हमें सुनाई हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन सबसे बात करके, और हम अपने चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इतना समय देने के लिए। और आगे हम जरूर चाहेंगे कि अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे तो इसी तरह की वीडियो हम निरंतर बनाते रहेंगे। अभी तो मान लीजिए कि अभी धान की खेती होने वाली है, इसके बाद 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब फसल कटेगी तो हम फिर से पुनः जो है दूसरे फसल की बात करेंगे। और इसके ऊपर भी कृषि की बहुत ढेर सारी चर्चा है जो अभी भी बाकी हैं कि 2 फसल के बीच में कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जैसे पशु से संबंधित आप गाय भैंस रख सकते हैं, आप और वहां पे कैसे व्यवस्थाएं अपनी कर सकते हैं, इन सब पे भी हम जानेंगे। लेकिन ये हम भाई कृषि में हम अगर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो शेष समय हमारा पशुओं से जुड़ा हुआ है। थोड़ी समय हमारी खेती में रहता है, उसके बाद शेष समय हमारा जो बचता है हम पशुओं से पाल लिए। हम अगर 4 गाय या 5 गाय अपना पाल लिया, 4 भैंस पाल लिया, हमारी गैया दूध देती तो दूध की डेयरी है, वहां जाकर के अपना दूध दे दिया, 700-800 1000 का हमने काम दूध में कम कर लिए। तो उसमें से हमारा 500 रुपया हमारे गैया का राशन का हो गया, 500 रुपया हमारे भाजी साग राशन का हो गया, और शेष हमारा खाद पानी खेती भी हमारा गैया से भी चल रहा है। और जब हमारा खेती तैयार हुई, उसमें से बिक्री किए, तो उसको हम अपना कोई भी सामान खरीदने के लिए तैयार हुए हैं, जर जमीन में या शादी लड़की लड़का करने के लिए तैयार हो गए। इससे हमारा बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग किसान आदमी किसी के गुलाम नहीं है। हम भारत स्वतंत्र जैसे हुआ है वैसे किसान आदमी हमारा स्वतंत्र, अपनी खेती में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, शेष अपना अपने घर में खाएगा पिएगा, अपने पशुओं का सेवा करे, अपने रिश्तेदारी नातेदारी जाएगा, अपना रिश्ता संभालेगा। मान सम्मान इसमें भी रहता है, इसमें बड़कपन भी रहता है। कोई फैक्ट्री में जाओगे तो 12 घंटा ड्यूटी करोगे तो गुलाम बन के रहोगे, तब वो पैसा महीना आएगा तो पूर्ण करके देगा। इसमें कोई गुलामी नहीं, अपना काम अपनी खेती में 2 घंटा गए, 2 घंटा शाम गए, नहीं गए। अच्छा, इसी के विपरीत बड़े शहरों में जो लोग नौकरियां करते हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख 50-50 हजार महीने कमाते, फिर भी उनको पूरा नहीं पड़ता। हाँ। और यहाँ पे कृषि में इंसान, जैसे कि हमने एक अनुमान लगाया था कि प्रति जो है बीघे हमारा मान के चलिए 5 से 6 हजार, हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 प्रति बीघे भी अगर हमको बचता है, किसी के पास 5 बीघे की भी जमीन है तब भी 50,000 उसको एक जो है 3 महीने 4 महीने के अंदर बच जाता है। तो इससे उसके बच्चों का विवाह भी हो जाता है, घर का राशन पानी भी चल जाता है, सुखद जीवन भी, पशुओं का जो है आपको शुद्ध दूध भी मिल जाता है। और वहां पे अगर शहरों में आप रहते हैं, आप 1 लाख रुपए भी कमाते हैं, उसमें 60,000 70,000 आपका खर्चा निकल जाता है। इसमें भी मोटी रकम हमारे बिजनेस में, हमारे खेती माँ केला कर लो, मिर्चा लगा लो, रोजगार करा दो सब्जी वगैरह का, तो हमारे केला में बहुत बड़ा है। एक बढ़िया केला हो गया तो 4 लाख से कम 1 बीघा में नहीं होता। तो मतलब अगर हम इस तरह के जो नए तरीके की जो हमारे खेती की चीजें आ रही हैं, जैसे केला हो गया, मिर्च हो गया, सब्जी की खेती हो गई, अगर हम इन सब की खेती करते हैं तो हमें जो है और अच्छा फायदा है, और ज्यादा फायदा। अब गेहूं और धान में तो फायदा वही है कि हमारा दुगना धन हो जाएगा, हमारा धन दुगना हो, 6 महीने में हमारा दुगना होगा। हम 7,000 खेती में धान में लगाए हैं तो 14,000 का धान बेच लिए हैं। अगर हम
हमने 7,000 गेहूं के में लगा दिए हैं तो 14,000 के गेहूं और भूसा बेच लेंगे, मतलब तो हमारा धन दुगना हो जाएगा। भूसा हमारे लिए और एडिशनल काम करता है। हाँ, और पशुओं के खाने के लिए भी, सारवत के लिए हाँ, भूसा आ जाता है। वही दाना हम अपने पशुओं को खिलाते, वही भूसा अपने पशुओं को खिलाते। उससे हमारी गैया जब दूध देती तो हम अपनी गैया का दूध का पैसा जो डेयरी से मिलता है उसमें ले जाकर खाद भी डालते हैं, बीज भी ले आते हैं, उसमें से मजदूर की मजदूरी भी देते हैं, इधर का उधर करते रहते हैं। इसमें एक और चीज है, जैसे जब सरसों की खेती हम लोग करते हैं बीच में, तो इस सरसों से जो है हमारा तेल भी निकल आता है। हाँ, तेल के साथ साथ पशुओं को खरीबी आ जाती है, खरीबी आ जाती है। तो एक बहुत ही इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में, हमारे जो व्यूअर्स इंग्लिश के हैं वो जानते होंगे, एक परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस है यहाँ पे। अगर आप मान लिए बाहर से, इस गांव के बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं भी आप खरीदते, तब भी आपके यहाँ पे संपन्न जीवन जीने के लिए सारी चीजें आपको गांव में। भाई हमने अपनी खेती में इस समय हमने चरी डाल दिया, रसीला चरी डाल दिया। हमने अपने को 10 बिस्वा बोआए हैं जी। हमारे पास 3 जानवर हैं, 3 जानवर के लिए 10 बिस्वा चरी डाले हैं और डाले हैं। तो उसमें से अपनी पशुओं को बढ़िया राशन कम रहा है, थोड़ा खरी डाल दिया, थोड़ा चरी डाल दिया, थोड़ा भूसा डाल दिया, थोड़ा आटा डाल दिया, बढ़िया अपना तो पैदावार, मतलब गाय जो दूध देगी उसको भी, वो भी अच्छा दूध देगी। हाँ, बढ़िया। इतने से हम अपना गैया का पालन पोषण भी कर रहे हैं। और इसमें जब जैसे चरी हमारा भादों का महीना खत्म होगा, उसमें हमने अपना उजाड़ करके उसमें धान लगा लेंगे। क्या बात है। तो इसमें से एक ही हमारी जो जमीन है, इसीलिए उसे मातृभूमि कहा जाता है कि वो निरंतर जो है अपने बच्चों का जो है वो पालन पोषण करती रहती है। उसी से हमारा धान भी उगता है, उसी से हमारे गेहूं भी उगता है, उसमें चरी भी कर लेते हैं, सरसों। इधर अपना गेहूं की कटाई किए हैं, मूंग डाल दिए हैं, मूंग की खेती किए हुए हैं। तो मूंग की खेती करने से क्या होता है, सुबह हमने अपना जो फुला दिया, उसको भी चना भी डाल दिया, उसमें बादाम वादाम कुछ लाकर डाल दिया, बढ़िया खा लिया। और ऐसे भी अपना दलहन भी बना लिया, उसकी नमकीन भी बनवा लिया। शेष हमारे पास ज्यादा हो गई तो उसको बेच भी सकते हैं, बेच भी लिया है। 2 पैसे हमारे मूंग की खेती से आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, खेती में कोई नुकसान नहीं। खेती करने वाला मेहनती होना चाहिए, पहलवान होना चाहिए। खेती तो पहलवानों की है, ये मतलब आकर्तों की नहीं है। तो अब आप देखिए ना, बड़े शहरों में जो लोग जो है एसी कमरे से निकलते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, उनको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, ना जाने कितने कितने तरह की अननेसेसरली बीमारियां होती हैं। कैंसर हो गया तो किसी का कुछ हो गया, किसी का घुटना खराब हो गया, किसी की गर्दन खराब हो गई। लेकिन गांव में जो है, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि ये बलवान लोगों के लिए है। भाई मेहनत करता है इंसान तो धन भी अर्जित करता है, अन्न भी अर्जित करता है, और आप स्वस्थ भी रहते हैं। आप सुबह जब 4 बजे उठते हैं, जैसे कि आपका दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, जैसे आपका सुबह हुआ तो आप लोग सिटी लोग पार्क में जाते हैं, पार्क में जंप जिम जाम बना हुआ है। हमारा जिम जाम खेती में बना हुआ है। हम फरवा उठा करके अगर उसमें 10 झुआ माटी खोद करके उधर ले जाके मेका और सर पे ले जाकर उधर ढाला तो हमारा जिम जाम हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, हमारी खेती घर के पास है नहीं, हमारी खेती 2 किलोमीटर दूर है। हमारा पैर भी, हमारा गाठी भी सही हो गया। तो आदमी पैदल चलने का, रोड पे सिटी वाला घूमते हो जाती है, वैसे फालतू घूमते हैं। हम तो अपने जाएंगे, घूमते घूमते घूम भी लेंगे, अपने खेती में काम भी करेंगे, काम करके मेहनत करके आएंगे तो अच्छे से भूख भी लगेगी, अच्छे से भूख लगे और फिर आराम से 2 घंटा सो भी जाएंगे। और जो 12 घंटा फैक्ट्री करने वाला, वो 2 घंटा सोने का नहीं मिलेगा, उसको 1 घंटा सुबह दोपहर में लंच मिलेगा। तो लंच करेगा, लंच के बाद भी ड्यूटी चढ़ जाएगा। हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे किसानों को सबसे बढ़िया उत्तम खेती कही गई है, उत्तम किसान कहा गया है। आज हमारा किसान भाई अगर पहलवान है, दूध पीता है, गैया पाले है, और फरवा करता है, झौवा करता है, धान की कटाई करता है, भूसा ढोता है, तो मरेगा नहीं जल्दी। उसकी उम्र किसानी में 20 साल ज्यादा। क्या बात है। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे की जो चर्चा है वो हम आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। हम निरंतर आप लोगों के लिए ये ज्ञानवर्धक बातें जो है हम इन वीडियोस के माध्यम से लेके आते रहेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चाचा जी का, और हमारे छोटे भाइयों का, जो यहाँ पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतना समय दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। बहुत बहुत